So what's up everyone, welcome to the revision session number 1 of risk assessment internal control। सबसे पहले सर बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की, उसमें हम बात करते हैं सर ऑडिट रिस्क की। ठीक है सर, अगर मैं ऑडिट रिस्क की बात करूं उससे पहले सबसे पहले कौन सी रिस्क आती है? सबसे पहले तो आती है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? ये एंटिटी की बिजनेस को लेकर है। तो मान लो एंटिटी के बिजनेस में रिस्क है कि 100 आइटम होंगे तो 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगी। ठीक है सर, अब इसको डील करने के लिए एंटिटी क्या करती है? इसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए एंटिटी करती है इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है, मेंटेन करती है। इसको बोलते हैं डिम ऑफ आईसी। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल है ये भी दूध के धुले नहीं है। ये भी आपकी 40 में से, ये जो 40 दिक्कतें बची हैं, इन 40 में से 30 को तो ठीक कर देंगे, बट 10 रिस्क अभी भी रह जाएंगी। सर क्यों रह जाएंगी? कंट्रोल्स को तो सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। नहीं भाई, सलमान भाई को याद रखना, सलमान भाई को याद रखना, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल है, इस वजह से कंट्रोल रिस्क कुछ ना कुछ तो रहेगी। तो मान लो 10 रिस्क रह गई, कितने में से? 40 में से, तो कंट्रोल रिस्क हो गई 25%। नाउ टेल मी द ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसका क्या मतलब है? क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर के आने से पहले? तो अगर मैं बोलूं चांसेस बड़े सिंपल है, 40% थी, 40% में से 75% तो ठीक हो गई, 25% रह गई है, इसको बोल देते हैं 10% इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर क्या चाहता है? ऑडिटर इन 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को पकड़ना चाहता है, बट बेचारा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 8 तो डिटेक्ट कर ली, 2 डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 200। ठीक है सर, ये डिटेक्ट ना कर पाने की रिस्क को क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क, दैट इज 20%। तो सर ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिटर के आने से पहले रिस्क थी 10%। 10% में से 80% तो उसने डिटेक्ट कर ली, बाकी जो 20% नहीं कर पाया, इन दोनों को मिला के बनती है ऑडिट रिस्क। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना जानना था। अब देखते हैं सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट क्या। तो सबसे पहले आती है इनहेरेंट रिस्क। मतलब क्या है सर? मतलब है सक्सेप्टेबिलिटी। वर्ड यूज कर लेना मेरे हिसाब से। सक्सेप्टेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है कि किसी अजर्शन में, अजर्शन ऑफ अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, देयर विल बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसीडरिंग द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, तो इन्वेंट्री की वैल्यू गिरेगी, तो देयर इज अ रिस्क कि वहां पे ओवर स्टेटमेंट हो। अब ये आती क्यों है? एंटिटी के सॉकर की वजह से। सॉकर का क्या मतलब है सर? एंटिटी का साइज, एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी, साइको। तो एंटिटी का साइज आ गया, ओ फॉर ऑपरेशंस आ गया, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, प्लस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है। वापस एक बार बोलो मेरे साथ, एंटिटी का साइज, एंटिटी के ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। 2 बार 3 में बोलो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ऑडिटर किस पे फोकस करेगा? ऑडिटर कौन सी रिस्क पे फोकस करेगा? एक तो रिस्क आ इस वजह से रही है, पहला पॉइंट क्या है? आ किस वजह से रही है। अब अगला पॉइंट है रिस्क है कौन कौन सी। तो ये कह रहा है ऑडिटर का फोकस इसी पे रहता है कि भाई उसको चाय नहीं मिलेगी। कम ऑन, ऑडिटर का फोकस इस पे रहता है कि उसको चाय नहीं मिलेगी, देयर विल बी अ लैक ऑफ चाय। सर लैक ऑफ चाय का क्या मतलब है? लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो किसकी रिस्क आएगी? मटीरियल अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है सर। सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो रिस्क होगी ही होगी। ठीक है सर। एच का क्या मतलब था? हाई वैल्यू इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है तो ऑडिटर इस पे फोकस करके चलेगा। समझ गए सर। ए फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट, जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है उसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। कौन सी वाली? मोदी जी वाली। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? आई फॉर इंडस्ट्री। 2 बार 3 बार देखोगे नहीं तो नहीं आएगा दिमाग में। ठीक है सर, आई फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के साथ स्पेशलिटी क्या है? डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, तो ध्यान रखना, अगेन इस एंटिटी की बैंड बच सकती है। या फिर वॉलेटाइल इंडस्ट्री है तो भी आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। वापस एक बार करें। हाँ सर, लैक ऑफ चाय, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग एस्टिमेट जहां पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, इंडस्ट्री की बात करेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तब आता है अगला पॉइंट, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है कि जिन कंट्रोल्स को आपने लगाया प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को इन अ टाइमली मैनर, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। क्या कंट्रोल रिस्क हमेशा रहेगी? हाँ, सलमान भाई की वजह से। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर का काम है कंट्रोल्स को समझे और अकॉर्डिंगली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करे। फिर आती है डिटेक्शन रिस्क, कि ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दे विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। ठीक है सर।
अब कह रहा है जो भी डिटेक्शन रिस्क है उसकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से कैसी रिलेशन होगी, डायरेक्ट या इनवर्स। इनवर्स क्यों सर? सपोज मुझे ऑडिट रिस्क को कम रखना है, ऑब्वियसली बात है, आई नीड टू कीप द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, बट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो डिटेक्शन रिस्क क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो कम होनी चाहिए। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। अब बताओ सर स्टेप्स क्या थे रिस्क आइडेंटिफिकेशन के? मैंने कहा ये ना नागिन क्वेश्चन है सर। क्यों? दिखने में कुछ और है कुछ और, पूछ रहा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पर बात आपको उसके आगे की करनी है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। हम बात करेंगे असेस की। किसकी बात करेंगे? असेस की। यानी आप असेस करो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, उसका इंपैक्ट क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है। तो सिग्निफिकेंस इंपैक्ट देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे क्या इसकी वजह से मटीरियलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है सर। उसके साथ आप क्या देखोगे? मैग्नीट्यूड के साथ क्या आता है? लाइक्लीहुड। मैग्नीट्यूड के साथ आता है लाइक्लीहुड, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब जब ये दोनों चीजें होंगी तो कौन सी असर्शन पे फर्क पड़ेगा, ये एज अ ऑडिटर में जानना चाहता हूं। तो डॉक्यूमेंट द असर्शंस अफेक्टेड, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द असर्शन, 2-3 असर्शंस के बारे में लिख देना। एंड लास्ट में घबराने वाली बात नहीं है। बताओ घबराने वाली बात क्यों नहीं है? चैट बॉक्स में फटाफट बताओ सारे बच्चे, घबराने वाली बात क्यों नहीं है? Why fear when the internal controls are here? इंटरनल कंट्रोल्स कहीं ना कहीं रिस्क को मिटिगेट कर देंगे। क्या पांचों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले क्या आएगा? मैंने कहा सबसे पहले आएगा असेसिंग द रिस्क। दैट मींस आप रिस्क को असेस करो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मटीरियलिटी को बदलना है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। फिर आता है लाइक्लीहुड। जब ये दोनों चीजों को हमने कंसिडर किया, कम ऑन, तो देखो असर्शन पे क्या इंपैक्ट है। और अब घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स हमारे साथ है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। जो मिसस्टेटमेंट होती है वो असर्शन में होती है। कौन सी 4 असर्शन? ERCV नहीं, CC। ERCC एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग, यहां पे राइट की बात नहीं करते, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ प्रोसीजर। बस इसके नीचे के पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लेना, बेसिक पॉइंट्स है। फिर आता है सर हमारा फेवरेट टॉपिक। हमने देखा एज अ ऑडिटर कुछ परचेजेस हो रखी थी। ये जो परचेजेस थी ये बिना परचेज ऑर्डर की थी। तो सबसे पहला सवाल क्या उठाओगे? सर ये सवाल उठाएंगे जब परचेज ऑर्डर नहीं भेजा तो परचेज आई कैसे। तो व्हाट वर द कॉरेस्पॉन्डेंस, किस तरह से आपके वेंडर को पता लगा, किस तरह से आपके वेंडर को पता लगा। तो आप देखोगे कॉरेस्पॉन्डेंस विद द वेंडर्स, क्या आपने इंटरनल ऑर्डर रेज किया था, क्या परचेज रिक्विजिशन थी, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या एक्चुअल में इसकी पेमेंट हुई है, क्योंकि तो हमें शक है कि ये तो परचेजेस थी ही नहीं। तो हम देखेंगे वेंडर की लिस्टिंग विद द एजिंग डिटेल, कब किस वेंडर की पेमेंट हुई। अगर वेंडर की पेमेंट बहुत जल्दी भी हो गई तो उस पर भी आप फोकस करके चलोगे। अब ये जो सारी चीजें किसके साथ डिस्कस करें? एक ही बंदा है, परचेज ऑफिसर। उसमें भी अगर आपको कोई इश्यू लगता है तो वो आप क्लाइंट की मैनेजमेंट के साथ देखोगे। कम ऑन एवरीवन, इज द ऑडिट प्रोसीजर वाट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। फिर हमने बात करी एक टॉपिक की, रिस्क बेस्ड ऑडिट। क्या हम जो ऑडिट करते हैं वो रिस्क बेस्ड ऑडिट? आंसर इज यस। पहले 315, फिर 330, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। अब 315 क्या कहता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। 330 कहता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। एंड जो हमारा रिपोर्ट है वो हम 700 में बात करके चलते हैं। अब जो रिस्क असेसमेंट वाली बात थी उसमें पेक्यूलियर पॉइंट क्या था? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। एवरीवन 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 एवरीवन, व्हाट वाज द पेक्यूलियर पॉइंट इन रिस्क असेसमेंट? क्या सीधा टूट पड़े या भूमिका बनाएंगे? कम ऑन, क्या मैं सीधा टूट पड़ूं या मैं भूमिका बनाऊंगा? भूमिका बनाएंगे। भूमिका कैसे बनाएंगे? सेकी को बुला के भूमिका बनाएंगे, सेकी को बुला के। मैंने कहा पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो, उससे पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट तो कर लो, उससे पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट तो कर लो। यस सर। तो मैंने कहा सबसे पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करने के बारे में डिसाइड करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या आते हैं? ऑडिट प्रोसीजर। फिर जाके आप अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है। तो सबसे पहले परफॉर्मिंग द क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, देन प्लानिंग द एंगेजमेंट एंड देन परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द रिस्क। ठीक है सर। देन असेस द रिस्क। जब रिस्क को असेस किया तो कोई रिस्क बहुत ज्यादा मिली, उसको क्या नाम दिया? सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क का क्या मतलब था? कॉम्प्लेक्स फ्रॉड रिलेटिंग विद ऐसे 315। ठीक है सर। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड था और कॉम्प्लेक्स फ्रॉड से तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होती है। अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं? मटीरियल वीकनेस। कंट्रोल्स में कमी है, कंट्रोल्स मरियल है,
तो मटेरियल वीकनेस इन द कंट्रोल, इसको कौन से ऐसे में बताते थे सर? ऐसे 265, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। अब जब मैं जाता हूं नेक्स्ट स्टेज पे, रिस्क रिस्पॉन्स पे, तो तुम्हारा फोकस किस पे होगा सर? वो टेबल पे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की टेबल, जिसमें आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के नीचे आते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें हमको क्या ध्यान रखना था सर? आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे मारा था पीलापन आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे मारा था पीलापन, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स काफी नहीं है सर। काफी कब नहीं है? जब आप जिस चीज को टेस्ट कर रहे हो दैट इज ऑटोमेटेड। तो बेटर क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। ये कहते हैं कुछ assertions that cannot be addressed by substantive procedure alone. Why? Because these are highly automated transaction, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। दैट मीन्स सब्सटेंटिव इज नॉट इनफ। तो अगर आप टीओसी करोगे तो कहते हैं सब्सटेंटिव कम करोगे तो भी चलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इफ टेस्टेड रिड्यूसेस द नीड फॉर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव में मसाला कहां है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ओ, जब एनालिटिकल करोगे तो टीओडी कम करना पड़ेगा। और मसाला कैसे डालूं? धप्पा। और मसाला कैसे डालूं? धप्पा। यानी हम बात करेंगे सरप्राइज चेक्स की, यानी इंकॉर्पोरेटिंग एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब लास्ट वाला पॉइंट तुमको याद नहीं आएगा तो ऊपर से चुरा लेना। मतलब हमने बात की थी सिग्निफिकेंट रिस्क की, उस सिग्निफिकेंट रिस्क को हम रिस्पॉन्ड करके चलेंगे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। लास्ट में रिपोर्टिंग में कुछ नहीं, बस रिपोर्ट करके चलना है। अब इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था? बड़ा सिंपल, आप सेफ और वेरीफाइड रहे। आप सेफ और वेरीफाइड का मतलब है ट्रांजैक्शन शुड बी ऑथराइज्ड, ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम से बन जाए। ठीक है सर। सेफ और वेरीफाइड का क्या मतलब है? एसेट शुड बी सेफ गार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड दुआ। दुआ बोले तो डिस्पोजिशन, यूज एंड एक्सेस। बोलो मेरे साथ, डिस्पोजिशन, यूज एंड एक्सेस। एंड लास्ट मतलब एसेट शुड बी वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो एक्शन लेके चलेंगे। विच क्लॉज? क्लॉज 1 कारो 2020। ठीक है, ये हो गए। अब आते बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। बेसिक अकाउंटिंग ठीक होनी चाहिए। ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, दे शुड बी रियल, दे शुड बी रिकॉर्डेड ऑन टाइम। ठीक है, और क्या क्या था? लेजर और ट्रायल बैलेंस, दे शुड बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, समराइज्ड एंड पोस्टेड। ठीक है, 5 पॉइंट्स ध्यान रखना इसमें से। अब बात की थी फिर लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल की। हम आ गए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जल्दी से बताओ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल से क्या याद आएगा? किसकी गाड़ी का कंट्रोल गया? भाई की गाड़ी का। जब भाई की गाड़ी का कंट्रोल गया तो क्या हो गया सर? कॉल्यूजन हो गया। जैसे ही कॉल्यूजन हुआ, भाई बाहर निकले, वो क्या है? भाई ने करा अब्यूज। जैसे ही भाई ने अब्यूज किया और पता चला सामने वाला पॉलिटिशियन का बेटा है, तो क्या करेगा? मैनिपुलेट। मैनिपुलेट कैसे करके? आई एम बीइंग ह्यूमन, मेरे से गलती हो गई। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन एरर। ये हो गया ह्यूमन एरर, और इसने अब रियलाइज किया कि ह्यूमन एरर हो गया है। अब इसको पता लगा है गलती हो गई है, पैसे ज्यादा देने नहीं है, तो कहता है कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट। यही पॉइंट्स आपने बस ध्यान रखने। और स्टोरी कोई अच्छी स्टोरी नहीं है, अनयूजुअल स्टोरी है। तो इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कॉल्यूजन किसके साथ? विद द एम्प्लॉइज एंड द थर्ड पार्टी। भाई ने क्या किया? अब्यूज। मैनेजमेंट क्या करती है? अथॉरिटी को अब्यूज करती है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इंटरनल कंट्रोल। मैनिपुलेट कौन करता है? ये भी मैनेजमेंट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ह्यूमन एरर का क्या मतलब है? इंटरनल कंट्रोल्स में ह्यूमन एरर हो सकता है। कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट, ये भी मैनेजमेंट चाहती है। एंड अनयूजुअल मतलब जो इंटरनल कंट्रोल्स है, जो प्रोसेसेस है, ये यूजुअल ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं, रूटीन ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को नहीं। फिर हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बस समझने वाली चीज है। सबसे पहले होनी चाहिए सोडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑथराइज करने वाला अलग, एग्जीक्यूट करने वाला अलग, कस्टडी रखने वाला अलग, और इसको रिकॉर्ड करने वाला अलग। अब ऑथराइज क्या होनी चाहिए सर? ऑथराइज वही करे जिसके पास अथॉरिटी है, और हर ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आपने बस यही पॉइंट ध्यान रखने हैं, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई है, रियल है, प्रॉपर्ली वैल्यूड है, टाइम पे रिकॉर्ड हुई है, पोस्टेड है, समराइज्ड है, यही बातें आप लिखोगे। लास्ट में आता है सर क्या? अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। 3 सेंसिटिव एसेट्स बताओ, कैश, इन्वेंट्री, और लास्ट वाला जो आउटडेटेड है, इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स। फिर हमने बात करी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी माहौल। माहौल में क्या चाहिए? सबसे पहले संस्कार। संस्कार मतलब एथिकल वैल्यूज, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज। सिर्फ एथिक्स से पेट भरेगा नहीं, कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। तो पहला सीसी क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ये दोनों चीजें कौन इंश्योर करेगा? टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। एंड लास्ट में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। फिर एक बात बताओ सर, एंटिटी का खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? बड़ा सिंपल,
एंटिटी की कुछ तमन्ना है यानी ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से कुछ इवेंट्स रोक सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, वही रिस्क है। अब उस रिस्क का क्या देखेंगे, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। आपने उसका लाइक्लीहुड देखना है, आपने उसका मैग्नीट्यूड देखना है, इंपैक्ट देखना है, फिर हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, रिस्पॉन्ड करके रिस्क को मिटिगेट करना है, जो बच गया उसको असेस करना है। वापस बोलो, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या है, उसको अचीव करने से कौन रोक रहा है, वही रिस्क है। अब हर रिस्क से नहीं घबराएंगे, हम उसका इंपैक्ट देखेंगे, लाइक्लीहुड मैग्नीट्यूड देखेंगे, फिर उसको मिटिगेट करेंगे एंड जो बच गया उसको असेस करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है, रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंस। मैं नहीं बता रहा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। 15 मिनट 30 सेकंड हो गए हैं, 2 मिनट और यही लास्ट टॉपिक है आज का। जल्दी से बताएंगे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंस। कहां रिस्क बढ़ती घटती रहती है, चेंज होती रहती है, फटाफट बताओ मित्रों। 5 स्टार टॉपिक ऑफ द डे था ये, बोलो ना। नई टिप आई है मार्केट में और बच्चे ने कर दी ट्रेडिंग, बच्चे ने कर दी ट्रेडिंग। गॉट इट। हाँ सर, समझ गए सर। हर्षद मेहता वाली बात है, रिस्क कैन अराइज और चेंज इन द स्टॉक मार्केट, यानी कोई नई टिप आई है, नई टेक्नोलॉजी, नया इंफॉर्मेशन सिस्टम, नया पर्सोनल, नई प्रोनाउंसमेंट, उसके बाद इसकी क्या हुई, रैपिड ग्रोथ। एक चौल से चला गया ये कहां, पेंट हाउस में, रीस्ट्रक्चर करा लिया, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। आखिरी में बजा दो, ठीक है। तो यहां आपका पूरा का पूरा मामला डन हो जाता है। चलो सर, गाना चलाओ, मजा आ रहा है, ज्यादा मजे नहीं लेने, ठीक है। इतना मजा आज के लिए काफी है, बाकी मजा कल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर स्टेइंग सो एक्टिव थ्रू आउट। 10 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे से तुम उठे हुए हो, बट यू पीपल आर अमेजिंग। सारे बच्चों के लिए सर एक बार क्लैपिंग करा दो तो मजा आ जाए। मैंने कहा वेरी गुड, करते चलो, थैंक्स अ लॉट। इसी तरह खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे ऑब्वियसली तभी आगे बढ़ेंगे। एंड यस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय बाय।